हमने पढ़ा लेज़र क्या है लास्ट क्लास में। हमने पढ़ा दैट इज लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। उसके बाद हमने पढ़ा लेज़र के लिए हमें तीन प्रोसेस पढ़े हमने, अब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन। और हमने पढ़ा कि लेज़र के लिए स्टिमुलेटेड एमिशन होगा तभी हमें लेज़र मिलेगा। आज हम उस पूरे वर्जन को जो हमने लास्ट वीडियो में समझा उसको हम मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली डेरिवेशन में हमने वापस से तीन प्रोसेस पढ़े थे, अब्जॉर्प्शन, नंबर 2 स्पॉन्टेनियस एमिशन और नंबर 3 स्टिमुलेटेड एमिशन। हमने पढ़ा था स्टिमुलेटेड एमिशन में कि अब्जॉर्प्शन में हमने पढ़ा अगर N1 एटम्स हैं तो N1 P probability of going atom from 1 to 2 would be N1 B12 mu। और हमने स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए पढ़ा N2 नंबर ऑफ एटम्स P21 इज इक्वल टू N2 A21। और स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए हमने पढ़ा था N2 probability of atoms going from higher state to lower state is equal to N2 BT1 into energy density। फर्दर हमने पढ़ा कि जो हमारा हायर से लोअर में आने में इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा N2 P21 टोटल वुड बी N2 A21 प्लस B21 न्यू। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पोजीशन है हमारी फॉर इक्विलिब्रियम। हमारा N1 P12 would be equal to N2 P21। Substitute values N1 B12 mu nu is equal to N2 A21 plus B21 nu। B12 क्या है? आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर अब्जॉर्प्शन, A21 आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन, B21 आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन। और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसको हम ये भी कहते हैं आइंस्टाइन कोफिशिएंट रिलेशंस। ठीक है, समझ रहे हैं थ्रू आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स। तो N1 P12 म्यू आ गया, तो यहां पर हमारी एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर आ गई? दोनों को एक तरफ ले जाएंगे तो सिंपल हो गया N1 B12 माइनस N2 B21। इसको एक और स्टेप में लिख लेते हैं। यू में कॉमन निकाला, N1 B12 माइनस N2 B21 वुड बी इक्वल टू N2 A21 और my energy density comes out to be N2 A21 upon N1 B12 minus N2 B21। Now I divide by dividing by N2 dividing by N2 B21, तो मेरा एनर्जी डेंसिटी क्या आ गया? A21 अपॉन B21 इंटू 1 अपॉन N1 बाय N2 B12 अपॉन B21 माइनस 1। ठीक है, इसको हम सिंपली यूज करेंगे अपनी फर्दर डेरिवेशन में। अब ध्यान देने वाली चीज, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अगर N0 माई नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट, तो बोल्ट्जमैन ने कहा N1 would be equal to N0 E minus E1 upon KBT, where KB is a
Boltzmann constant, N2 would be equal to N0 E minus E2 by KBT. ठीक है, therefore my N2 by N1, N0 से N0 कैंसिल हो गया, would be E2 minus E1 upon KBT. ये हमारी पूरी आगे जो पढ़ने वाले हैं उसका बेस होने वाला है. अब ध्यान देने वाली चीज है, यहां से सिंपली हम देखेंगे एक चीज. पहली बात कि आइंस्टाइन ने प्रूव्ड thermodynamically that probability of stimulated absorption is equal to probability of stimulated emission. मतलब B12 is equal to B21. जितनी प्रोबेबिलिटी स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की है नीचे से ऊपर जाने की, वही ऊपर से नीचे आने की स्टिमुलेटेड एमिशन की है. ठीक है, हम फोर्सफुली दोनों को करा रहे हैं एटम को देखकर. देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी, ये मेरा यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या हो गया, वुड बी इक्वल टू A21 अपॉन B21 इंटू 1 अपॉन N1 बाय N2. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ मेरा 1 अपॉन N1 बाय N2 क्या है मेरा, ये इसको मैं E माइनस एच म्यू बाई KBT भी लिख सकती हूँ. तो E एच म्यू बाय KBT माइनस 1. और अगर मैं इसको कंपेयरिंग इट विथ प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला कंपेयर करूं, प्लैंक ने भी हमें एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन दिया था. उन्होंने कहा था एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 8 पाई एच म्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब अपॉन ई एच म्यू अपॉन KBT माइनस 1. इन दोनों को कंपेयर करूं तो यहाँ पर मेरा A21 अपॉन B21 इज प्रोपोर्शनल टू म्यू क्यूब. तो इसका मतलब यहाँ से मैंने कंक्लूड किया कि स्पॉन्टेनियस एमिशन dominates over stimulated emission. Spontaneous emission dominates over stimulated emission as energy difference increases. ठीक है, ये तो मेरा सिंपली कि यहाँ पर प्लैंक से कंपेयर करते हैं. पर अभी हम वापस से अपनी समझने वाली चीज पर आते हैं. ये मेरा N2 बाई N1 इज इक्वल टू E माइनस E2 माइनस E1 KBT. यहाँ से समझते हैं. एज E2 इज ग्रेटर देन E1, ये पढ़ा था ना हमने यहाँ पे, E1 E2 N1 N2. E1 इज अ ग्राउंड स्टेट, E2 इज अ अपर स्टेट. E2 E1 से ज्यादा है, therefore my N1 is greater than N2. मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉर्मल स्टेट जो मेरी है, याद करने वाली चीज थी. नॉर्मल हमने कहा एट इक्विलिब्रियम N1 मेरा N2 से ज्यादा होगा. और ध्यान देने वाली बात, एट रूम टेम्परेचर अगर मैं देखूं, रूम टेम्परेचर का मतलब मेरा T300 केल्विन और मेरा यहाँ पर ना E1, E का फॉर्मूला क्या होता है, E इज माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर. तो E1 कितना मेरा आ गया, माइनस 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट. E2 माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, तो बन गया माइनस 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट. और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मेरा 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23. सबकी वैल्यूज डाल दूं तो बड़ा अच्छा सा आंसर है. N2 बाई N1 मेरा लगभग 0 है. नो एटम्स एग्जिस्ट इन ग्राउंड स्टेट.
सबसे बड़ी बात जो हमने लास्ट क्लास में समझी थी, नो एटम्स एग्जिस्ट इन ग्राउंड स्टेट। यही चीज हमने लास्ट टाइम में कहा था कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट पर हर चीज नीचे वाली स्टेट में रहना चाहेगी। ठीक है, ये हमने मैथमेटिकली प्रूव किया। फर्दर और चीज देखेंगे। अगर मैं स्टिमुलेटेड एमिशन रेट अपॉन स्पॉन्टेनियस एमिशन रेट ले लूं, तो मेरा क्या आएगा? स्टिमुलेटेड एमिशन रेट क्या था मेरा? N2 एनर्जी डेंसिटी अपॉन B21, और स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या था मेरा? N2A21। तो ये कितना हो गया? B21 अपॉन A21। और सिमिलरली अगर मैं ले लूं स्टिमुलेटेड एमिशन रेट अपॉन अब्जॉर्प्शन रेट, ये तो वही हो गया स्टिमुलेटेड N2U B21, और यहां पर क्या आ गया? N1 B12। तो यहां से मेरा क्या आ गया? N2 अपॉन N1, क्योंकि हमने पहले ही कर लिया B21 B12 के बराबर है। अब यहां से बहुत सारी चीजें हमें समझ आ रही हैं। हमें चाहिए था ये कि हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन डोमिनेट करे। देयरफॉर लेजर के लिए जो चीज हमने समझी थी वो अब हमें मैथमेटिकली समझ आ रही है। स्टिमुलेटेड एमिशन विल डोमिनेट। कब कब डोमिनेट करेगी? नंबर 1, जब मेरा एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होगी, लार्ज एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, जैसे जैसे एटम्स आपके फोटोन एटम पे स्ट्राइक करेंगे वो आपको जितना हमें ज्यादा एटम्स नीचे आते जाएंगे। लार्जर रेशियो ऑफ B21 अपॉन A21, लार्ज B21 अपॉन A21, इसका मतलब A21 शुड बी स्मॉल, और A21 शुड बी स्मॉल का क्या मतलब हुआ? लाइफ टाइम ऑफ द अपर स्टेट, लाइफ टाइम ऑफ अपर स्टेट मस्ट बी लार्ज। लाइफ टाइम ऑफ अपर स्टेट मस्ट बी लार्ज मतलब मेटास्टेबल स्टेट की बात कर दी। हमें ऐसा स्टेट चाहिए जहां पर एटम्स ऊपर आके रुके। और थर्ड कंडीशन N2/N1 ज़्यादा होना चाहिए। N2 शुड बी ग्रेटर देन N1। यही चीज़ हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ी थी वही चीज़ हमने मैथमेटिकली डिराइव करी कि लेज़र स्टिमुलेटेड एमिशन तभी होगा जब एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा है। हमें प्रिंसिपल ऑफ लेज़र के लिए पढ़ा था मेटास्टेबल स्टेट होना चाहिए, मतलब लाइफ टाइम अपर स्टेट की ज़्यादा होनी चाहिए लोअर स्टेट के कंपैरिजन में, और पॉपुलेशन डेंसिटी N2 N1 की हायर स्टेट की लोअर स्टेट से ज़्यादा होनी चाहिए। सो हमने ये सब आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स के थ्रू डिराइव किया। ठीक है।